नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। इसमें हमने लगभग 5 सीरीज देखी है और आज छठवां वीडियो बनने जा रहा है। इसके आगे हमने 34 प्रश्न देखे थे जो तीसरा प्रश्न पत्र था, तो यहाँ से हम आगे आज देखेंगे। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो यह अमीर खुसरो की पहेली है। इस पहेली का उत्तर क्या है हमें बताना है, तो इस पहेली का उत्तर जो है अरहर होगा। ये शायद कल देखा हमने यह प्रश्न, फिर भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित कीजिए में शकुन जो है आपका बंटी की पात्र है, शकुन बंटी की माँ है। महामाया यह अघोर भैरव की ये है, और पार्वती राम बोला की है, और हलीमा जो है सौदागर सिंह की है। निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं है। अभी आगे की रचना यहाँ पर जो है आगे की रचना वह है, देखो, आंगन के पार द्वार और उसके बाद नदी बांक पर छाया, यह दो जो है आगे की रचनाएं हैं। लेकिन आगे की अन्य रचनाएं भी यहाँ पर दी हुई है, वह भी हम पढ़ेंगे। आंगन के पार द्वार का प्रकाशन 1961 में हुआ है। नदी बांक पर छाया 1981 में। आगे जो है वह प्रयोगवादी कवि है, और आगे का जन्म जो है वह 1911 में हुआ है आगे का जन्म। और यह जो है यह ताल सप्तक के संपादक थे, प्रयोगवादी कवि है। आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरण्यवत्सन आगे था। और आगे का अन्य काव्य संग्रह देखते हैं। भग्नदूत 1933 में प्रकाशित होता है। चिंता 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा आहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आरी ओ करुण प्रभामय 1959, अपूर्वा 1965, कितनी नाव में कितनी बार 1967, जबकि इतने पास आपने 1980, यह काव्य संग्रह है। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह में कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979, यह काव्य संग्रह रघुवीर साय का है। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए हुए हैं और इन दो कथनों में से एक जो है एक कथन दिया हुआ है, वह कथन क्या है पढ़ेंगे हम। इसमें है, देखो, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। यानी अस्तित्ववाद जो है वह व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। वहाँ इसका स्थापना पड़ी तर्क पहले पढ़ते हैं हम। तर्क है, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के उत्तरदायी मानता है, और उसका कारण है कि क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। इस कथन में जो है वह दोनों सही है, स्थापना और तर्क। अगला प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्लैपी उक्त यह जो किस आचार्य की उक्ति है, तो यह जो है यह मम्मट की उक्ति है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी। अभी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर रचित कहानी जो है वह है उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी है। यह प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी हुई कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी उसने कहा था है। कहानी के लेखक यानी इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और यह फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति में शैली लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। पूर्वदीप्ति फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई। इस कहानी के प्रमुख पात्र, अभी उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है लहना सिंह है, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, गुलेरी जी यानी सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदारनी होरा है, यह अन्य पात्र है। गुलेरी द्वारा रचित। और कहा जाए तो उसने कहा था कहानी में कि जो मुख्य शहर जो है वह अमृतसर शहर का चित्रण है। उनका कहानी है सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में,
प्रकाशित होती है और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित होती है। अभी निर्मल वर्मा की कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह प्रेमचंद की कहानी है। और अमृतसर आ गया यह भीष्म साहनी की कहानी है। यानी यहाँ पर जो पर्याय दिए हुए उन बाकी पर्यायों का भी विश्लेषण यहाँ पर है। जात ले जात, अभी यहाँ पर आंधेड़ नगरी नाटक से यह प्रश्न है। जात ले जात टके सेल जात एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेड़ नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्य अर्थ है। अभी इस संवाद का क्या अर्थ है वहाँ हम देखेंगे। तो जात ले जात टके के एक टका दो, हम अपनी जात बेचते। तो इसके वास्ते अंधेड़ नगरी नाटक में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है कि यह नगण्य असाधारण विशिष्ट साधारण सब एक ही भाव, यानी जो मूल्य वह मौलिक वस्तु हो या बिना मौलिक हो, तो वह सब जो वस्तु है वहाँ पर टके से ही बेची जाती है। जैसे कि मिठाई हो या अन्य सब्जी हो, तो वह एक टके से ही बेची जाती है। तो आंधेड़ नगरी यह 1881 में प्रकाशित नाटक है और यह एक प्रहसन है और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यह नाटक है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें अपने पूर्वजों का चित्रण किया है हरिवंश राय बच्चन ने। अभी उनकी आत्मकथा देखते हैं, वो जो 4 खंडों में उनकी आत्मकथा है। प्रथम आत्मकथा जो है वह है प्रथम आत्मकथा का खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। द्वितीय खंड है 1970 नीड़ का निर्माण, फिर तृतीय है 1978 में बसेली से दूर और चतुर्थ है 1985 10 दौर से सोपान तक। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 प्रथम खंड है, नीड़ का निर्माण फिर 1970 द्वितीय खंड है और बसेल से दूर 1978 यह तृतीय खंड है और चतुर्थ खंड है 10 द्वार से सोपान तक 1985। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं जो 4 भागों में लिखी हुई है और यह प्रश्न दिसंबर 2023 नेट की परीक्षा में पूछा था। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची और ये दिए हुए हैं। तो इसमें है देखो, शरद चंद्र का जो है वह है आवारा मसीहा। शरद चंद्र का कौन सा है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे का ये देखते हैं। शरद चंद्र का आवारा मसीहा है। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब, और हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की वीर के पक्षी थे। फिर से हम पढ़ते हैं, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो यह कथन जो है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम। अभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम पहचानना है। तो यहाँ पर है देखो, पहला जो है पैरों में पंख बांधकर, यहाँ नीचे ही देखते हैं जो यहाँ पर पैरों में पंख बांधकर जो 1952 में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह यात्रा वर्णन है। चिड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा का है। नए चीन में 10 दिन 1967 गिरिधर राठी का है। और आंखों देखा पाकिस्तान 2006 कमलेश्वर का है। यह सब कुछ यात्रा वर्णन है। अगला है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। अभी आपका बंटी उपन्यास में वर्णित क्या क्या है, समाज के प्रति विद्वेष है और उसके बाद क्या है, तो मात्र प्रेम की लालसा भी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य है और अन्य संप्रदाय को अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य का था
उसका श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है और यह शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। रामावत संप्रदाय रामानंद विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित यह है। यहाँ पर अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित कीजिए में यहाँ पर अंधा युग नाटक से कथन दिए हुए हैं। तो विदुर का कथन है, हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी। फिर गांधारी कहती है, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो। तो यह गांधारी का कथन है। फिर अश्वत्थामा का है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्ट युधिष्ठिर में पिता की पाप हत्या का। फिर संजय का कथन है, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। अंधा युग जो 1955 में लिखित गीति नाट्य है, जो धर्मवीर भारती ने लिखा है। अभी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द कौन कौन से देखते हैं। तो तत्सम शब्दों में जो है अक्षर यह जो है यह तत्सम शब्द है। तो अन्य भी इसमें तद्भव और तत्सम शब्द हम नीचे देखते हैं। तो तद्भव शब्द कौन से है। पहले तद्भव शब्द है आग, बयार, पंख। और तत्सम शब्द है अग्नि। आग का अग्नि होता है तत्सम, बयार का बात होता है और पंख का पक्षी होता है। यह आग का तद्भव शब्द आग है और उसका तत्सम शब्द अग्नि होता है। बयार जो है वह तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द बात होता है, वात होता है। और पंख जो है तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द पक्षी होता है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए फिर। तो यहाँ पर है देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यह रामविलास शर्मा की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, यह रामचंद्र तिवारी का है। और आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह शिव कुमार मिश्र का है। यह रामचंद्र शुक्ल पर लिखी हुई आलोचनात्मक किताबें हैं। अगला प्रश्न है, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। यानी धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। तो यह जो है यह गोविंदी और मेहता के बीच में यह संवाद हुए है। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल्य से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। यह कथन गोविंदी जो है मेहता को कहती है। अभी यहाँ पर गोदान उपन्यास के बारे में और प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ दिया है, वह भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह कथन है, तो यह संवाद जो है गोदान उपन्यास में गोविंदी और मेहता के बीच में हुआ है, मध्य हुआ है। गोदान 1936 में प्रकाशित यह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और यह 1936 में हुआ है। और इसके बाद मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा और वह अधूरा रहा। प्रमुख पात्र, अभी गोदान के प्रमुख पात्र है होरी, हीरा, धनिया, गोबर, मेहता, मालती, राय साहब, गोविंदी, दाता दीन, माता दीन, झुनिया, मिस्टर खन्ना, ओमकारनाथ। यह जो है गोदान उपन्यास के पात्र हैं। गोदान उपन्यास को किसान जीवन की महागाथा या कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है गोदान को। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास, अभी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन से हैं वह भी देखते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में पहला आता है देवस्थान रहस्य, जो 1905 में प्रकाशित है। प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918 और वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927 और गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948, यह अधूरा उपन्यास है। और यह मंगलसूत्र 1948 बाद में उसके मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुआ है। तो अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है। अभी नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या विचार रखते हैं यह देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, नंददास की। फिर अगला कथन शुक्ल जी कहते हैं, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार
के साथ वर्णन है। अगला है, ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इसकी गणना अष्टछाप में है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंद जड़िया। इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक यानी नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो रास अध्यायी है, रास पंचायती है और रोला छंद में लिखी हुई यह रास पंचायती किताब है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने यानी नंददास ने भागवत दशम स्कंद लिखा है, रुक्मिणी परिणय, सिद्ध पंचायती, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम मंजरी, ब्रह्म गीत और सुदामा चरित, यह जो है नंददास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उदते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे नीचे चुप खड़े हैं, आंख मीचे, घास चुप है, कांश चुप है, मुख शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। तो इन काव्य पंक्तियों का आशय जो है वह क्या है, तो वह है जंगल। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती यानी जंगल के साथ जीवन की चुनौती को भी यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास किया है भगवती चरण वर्मा ने। भवानी प्रसाद, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र है और यह दूसरे सप्तक, भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक यानी जो 1953 में प्रकाशित हुआ था, यह दूसरा तार सप्तक है। इसके संपादक आज्ञे है और एक सप्तक में 7 कवियों का संकलन हुआ करता था। तो भवानी प्रसाद मिश्र यह दूसरे सप्तक के कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं, अभी भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य रचनाएं हैं, चकित है दुख, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, ईदम न ममम, कालजयी। यह जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। अभी झूठा सच उपन्यास में वर्णित क्या है, तो झूठा सच उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामीण आंचलों का सार सामाजिक यथार्थ यह नहीं है, इसमें ग्रामीण आंचलों की कहीं बात ही नहीं की गई है। विभाजन की भय उत्पादक आशंका, यह बिल्कुल सही है। शहरी जीवन की विसंगति, यह भी नहीं है, यानी शहर की विसंगति नहीं बताइए। सांप्रदायिक विच्छेद की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या, यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो है यह झूठा सच यशपाल का उपन्यास है और यह कुल दो भागों में है। इसका प्रथम भाग जो है वह 1958 में प्रकाशित होता है और द्वितीय भाग जो है वह 1960 में प्रकाशित होता है। अभी यह यशपाल का उपन्यास है और यशपाल के अन्य उपन्यास भी देखते हैं। यहाँ पर यशपाल के अन्य उपन्यास है, दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, झूठा सच भाग 1 1958 और झूठा सच भाग 2 1960, अप्सरा का शाप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में वर्णित है और प्रथम भाग का नाम है वतन और देश और द्वितीय भाग का नाम है देश का भविष्य। अगला प्रश्न है, मेरी भवबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है। अभी मेरी भवबाधा हरो, जा सोई, यहाँ पूरा नहीं दिया है वह दोहा जो बिहारी सतसई से लिया हुआ है। तो मेरी भवबाधा हरो से यहाँ पर परछाई और उसके बाद झलक, यह दो अर्थ प्रयुक्त होते हैं छाई शब्द से। मेरी भवबाधा हरो दोहों में प्रयुक्त झाई शब्द के अर्थ है परछाई तथा झलक। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई का दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। यानी बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है, तो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखती है, यानी बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए कवि ने पंक्ति लिखी है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर,
देखन में छोटे लगे बधे सकल शरीर शरीर बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या जो है, यानी बिहारी लाल का जो सतसई है, उस सतसई का जगन्नाथ दास ने जो संपादन किया है उसमें 719 दोहे माने हैं, और रत्नाकर ने जो संकलन किया है उसमें 713 दोहे माने हैं। अगला है प्रश्न सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची दी हुई है और सुमिलित करेंगे। यहाँ पर है औपम्य गर्म। औपम्य गर्भ जो है वह व्यक्तिलेख में आते हैं, सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार में है, और विरोध गर्भ यह विभावना है, और श्रृंखला मूलक यह एकावली में आता है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की रचना है। अभी यहाँ पर मुक्तिबोध की रचना कौन कौन सी है? तो मुक्ति की ये एक आजय की डायरी यह मुक्तिबोध की नहीं है। यह एक साहित्य की डायरी, यह मुक्तिबोध की डायरी है। प्रवासी की डायरी नहीं है, सैलानी की डायरी भी नहीं है। देखते हैं अजय की डायरी, और जो अन्य जो विकल्प है वह किन की रचना है वह देखते हैं। एक साहित्य की डायरी, यह मुक्तिबोध की रचना जो है वह डायरी विधा की रचना है, जबकि प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन तथा प्रवासी की डायरी जो है यह हरिवंश राय बच्चन की है, और राजेंद्र अवस्थी का डायरी विधा की रचना है। आज अजय की डायरी यह देवराज का उपन्यास है, यानी अजय की डायरी यह देवराज का उपन्यास है, और देवराज के अन्य उपन्यास पंथ की खोज, बाहर भीतर, रोडो और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, यह जो है देवराज के उपन्यास है। अगला है यह देह भाव भ्रांत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह कथन उर्वशी का है। जो दिनकर ने लिखा हुई उर्वशी काव्य है उसका यह कथन है, और उस उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। तो यह देव भाव भ्रांति यह कथन उर्वशी का है। उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित रचना है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, और उर्वशी यह एक गीति नाट्य है। दिनकर ने इस महाकाव्य के लिए दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं, दिनकर की काव्य संग्रह है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा, यह जो है दिनकर के काव्य संग्रह है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। अभी शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित क्या है? तो यहाँ पर कलकत्ता का चित्रण आया हुआ है, और भारत मित्र में प्रकाशित यह है। आनंद कादम्बिनी और चुनार यह दो विकल्प नहीं है, कलकत्ता का चित्रण है, और यहाँ पर भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे वह शिव शंभू के चिट्ठे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है बाल मुकुंद गुप्त ने, यानी बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, कलकत्ते से सन 1904 से 1905 के बीच भारत मित्र में प्रकाशित शिव शंभू के चिट्ठे नाम से तत्कालीन गवर्नर, यानी जो शिव शंभू के चिट्ठे में किस पर व्यंग किया है? तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखे हैं। गुप्त जी के निबंध गुप्त निबंधावली, यानी बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित किए गए हैं। अगला प्रश्न है छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। अभी छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं क्या है पढ़ते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखता है, यह शुक्ल का कथन है। और उसके बाद है छायावाद की रचना है गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। यह दो ए और बी, यह शुक्ल जी का कथन या शुक्ल जी की स्थापना है छायावाद के बारे में है। छायावाद का समय जो है 1918 से 1936 के बीच में माना जाता है। अभी छायावाद के बारे में अन्य पढ़ते हैं। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में अधिकतर होती है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुंदर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित 1920 में हिंदी में छायावादी शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख लिखा था, जो 1920 में लिखा था। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका हिंदी में छायावादी शीर्षक से 4 किस्तों में या 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित किया था। अभी यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक कहते हैं कि
कौन कौन से? आचार्य शुक्ल छायावाद के प्रवर्तक मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के प्रवर्तक जो है सुमित्रानंद पंत को मानते हैं। और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। और ईलाचंद्र जोशी व सर्वमान्य मत जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो यह ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? तो ईलाचंद्र जोशी व सर्वमत में आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना? तो प्रभाकर माचवे ने माना है। प्रभाकर माचवे ने माना है। एक मिनट। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक जो है मैथिलीशरण गुप्त को माना है। और आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक जो है सुमित्रानंद पंत को माना है। और उसके बाद जो है प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। और ईलाचंद्र जोशी व सर्वमान्य मत से छायावाद का प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को भी माना है और मैथिलीशरण गुप्त को भी माना है, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, एक मिनट। अगला प्रश्न है, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि यह मुर्दहिया आत्मकथा का प्रथम उपशीर्षक है। तो यहाँ पर भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि मुर्दहिया आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में है। मुर्दहिया 1910 में प्रकाशित होता है और इसका दूसरा भाग जो है मणिकर्णिका जो 2013 में प्रकाशित होता है और यह दूसरा भाग है। जबकि झूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, यानी यहाँ पर झूठन भी दिया हुआ है विकल्प में, इसलिए झूठन जो है वह 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपने अपने पिंजरे यह 1995 में मोहनदास नेमिष राय का है। अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 यह जो है यह धर्मवीर का दलित आत्मकथा है। मोहनदास नेमिष राय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या आत्मकथा नहीं है? तो यहाँ पर आत्मकथा कौन सी नहीं है, कौन सी कृति नहीं है? तो आत्मकथा जो है यहाँ पर बाम भट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास है और शेखर एक जूनी यह उपन्यास है। एक कहानी यह मनु भंडारी का है और यह जो है अन्य से अनन्या यह आत्मकथा से संबंधित है और यह जो है आत्मकथा नहीं है, बाम भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जूनी। तो बाम भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जूनी यह उपन्यास विधा है। बाम भट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। 1936 और पुनर्रवा 1973 यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है, उपन्यास है। बाम भट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा चारू चंद्र लेख 1936, पुनर्रवा 1973 और अनाम दास का पोता यह जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। अभी शेखर एक जूनी यह आगे द्वारा रचित उपन्यास है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है। ये 94 गलत दिया हुआ है यहाँ पर, 1944 है, उन्होंने 94 दिया है। इनके अन्य उपन्यास नदी के द्वीप यानी आगे के अन्य उपन्यास है नदी के द्वीप 1951 तथा अपने अपने अजनबी 1961, जबकि एक कहानी यह मनु भंडारी का तथा अन्य से अनन्या 2007 प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। अभी विद्यापति के पदावली में कौन से विषय वर्णित है? तो राजनीति द्वंद्व यह नहीं है और यहाँ पर वह संति यह बिल्कुल सही है और यह पुरुष परीक्षा यह भी नहीं है और अनमेल विवाह यह सही है। तो यहाँ पर यह 2 विकल्प सही है विद्यापति के पदावली के संबंध में। विद्यापति के रचनाओं के बारे में या पदावली के बारे में पढ़ते हैं।
मैथिली पदावली गोरक्ष विजय नाटक। अभी मैथिली भाषा में जो पदावली लिखी है वह गोरक्ष विजय नाटक है। अवहट्ट कीर्ति यानी अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना जो है अवहट्ट भाषा में हुई है। और विद्यापति की संस्कृत भाषा में कौन सी रचनाएं हैं? शैव वर्चस्व सार है, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा पूछा हुआ था, पीछे प्रश्न याद रखिए। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। अभी विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो बच्चन सिंह कहा है। निराला ने पदावली के मादक श्रृंगारिक पदों को मादकता को नागिन की लहर कहा। यानी विद्यापति के पदावली को निराला ने नागिन की लहर कहा है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यहाँ पर है देखो, एजड़ा पाउंट, क्लीत ब्रुक्स, जॉन एडम और हाइडेगर। यह जो है इसमें से यह नहीं है, यह और यह बिल्कुल यहाँ पर क्लीत बुक्स, यह जो है उत्तर हमारा सही होगा। क्लीत बुक्स विरोधाभास सिद्धांत के प्रवर्तक, यानी क्लीत बुक्स जो है यह विरोधाभास सिद्धांत के पुरस्कर्ता है या प्रवक्ता है। इनके रचनाएं हैं द मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रांजिशन 1949 में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक है। यानी अन्य पुस्तक है दी वेल राउंड्स 1947, अंडर एस्टिविंग पोएट्री 1948। यह जो है यह क्लीत बुक्स के पुस्तक है या ग्रंथ है। अभी अगला प्रश्न है, जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंख जाई जरी तरीवर होई की बात। इस दोहे में अत्यायुक्त है कि लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, यह बिल्कुल सही है। इसके बारे में नीचे पढ़ते हैं। यह अत्युक्ति अलंकार है काव्य में जहाँ किसी की झूठी वीरता, उदारता, प्रेम, सुंदरता, यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है यह देखने में हास्यास्पद लगे तो वहाँ पर अत्युक्ति अलंकार होता है। यानी अत्युक्ति अलंकार यानी जहाँ पर प्रशंसा करना, आलोचना करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। अतिशयोक्ति और अत्युक्ति मिलते जुलते अलंकार है। इनमें केवल इतना अंतर है कि उक्ति यदि संभव है तो अतिशयोक्ति, यानी उक्ति यदि संभव है तो अतिशयोक्ति है और तथा असंभव है तो अयुक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित यहाँ पर अर्धनारीश्वर यह नहीं है। अर्धनारीश्वर यह विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। बाकी बिखरे तिनके, करवट, अग्निगर्मा यह जो है यह अमृतलाल नागर के है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा उपन्यास निम्नलिखित में से किसके विषय में पर केंद्रित है? अभी पुरुष परीक्षा उपन्यास किसके केंद्र में रचित है? एक मिनट, यहाँ पर क्या है? परीक्षा गुरु, पुरुष परीक्षा ही कह रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सी स्लाइड बराबर नहीं है, थोड़ा सा। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो पुरुष परीक्षा प्रतीक रूप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ है। अगला कथन क्या कहता है देखते हैं। तो अगला कथन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतो उन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो यहाँ पर पुरुष परीक्षा में इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक मिनट, पुरुष परीक्षा उपन्यास में प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। और पुरुष परीक्षा गुरु उपन्यास जो है अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल ने। इस उपन्यास यह जो परीक्षा गुरु उपन्यास है दिल्ली के एक कल्पित रईस वाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उठाया गया है। यह रचना उपदेश प्रधान है, यानी परीक्षा गुरु यह उपदेश प्रधान उपन्यास है। और इस परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र है ब्रज किशोर, चुन्नी लाल, शंभु दयाल, पुरुषोत्तम दास इत्यादि।
अगला प्रश्न है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी। तो यह राजा नीलबंसिया कहानी है जो कमलेश्वर द्वारा रचित है। 1957 में प्रकाशित यह कहानी है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जगपति बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरी से त्रस्त पत्नी और चंदा की कहानी राजा नीलबंसिया है। राजा नीलबंसिया 1957 में प्रकाशित कहानी है। और अगली कमलेश्वर की कहानियां हैं, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1967, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 आदि कमलेश्वर की कहानियां हैं। कमलेश्वर समांतरण कहानी आंदोलन के प्रवर्तक, यानी कमलेश्वर जो है समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। राजा नीलबंसिया कहानी के मुख्य पात्र राजा नीलबंसिया कहानी के मुख्य पात्र है जगपति, चंदा, जगपति की माँ दयाराम, कंपाउंडर बच्चन सिंह। यह जो है राजा नीलबंसिया कहानी के पात्र है। इसके साथ साथ एक पौराणिक कहानी भी चलती है रानी और राजा की, जो माँ सुनाया करती है, ऐसा कहकर वो कहानी प्रारंभ होती है। इसी कहानी के अंतर्गत वो कहानी भी सम्मिलित है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम पहचानिए। तो यहाँ पर सही क्रम पहचानते हैं हम। तो देवरानी जेठानी यह 1870 पंडित गौरीदत्त का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का 1882 है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886 का है। अनिसा हिंदू बाल राधा कृष्ण दास का 1890 में प्रकाशित होता है। अभी अगला जो प्रश्न है वह कथन का है। तो यहाँ पर कथन क्या है पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। अभी अगला कारण क्या है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। यहाँ पर दोनों सही है, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही कथन है। अगला प्रश्न है, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही क्रम। तो कामायनी के निम्नलिखित सर्ग यहाँ पर है, देखो। पहले हम प्रश्न सवाल करते हैं और फिर 15 के 15 सर्ग बाद में देखते हैं। यहाँ पर स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, यह जो है कामायनी के सर्गों का सही क्रम है। तो अगले हम यहाँ पर कामायनी की पूरे 15 सर्ग देखते हैं। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कृति है और यह 1935 में प्रकाशित एक महाकाव्य रचना है। अभी ये कामायनी में पहला सर्ग जो है वह चिंता है, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग श्रद्धा, चौथा सर्ग काम, पांचवा सर्ग वासना और छठवां सर्ग लज्जा, सातवां सर्ग कर्म और आठवां सर्ग जो है वह ईर्ष्या है और नौवां सर्ग ईड़ा है, 10वां सर्ग स्वप्न और संघर्ष यह 11वां है, 12वां सर्ग है निर्वेद और 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और लास्ट है अंतिम आनंद। कामायनी का पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है अनंत। यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ जो स्वप्न सर्ग जो है वह स्वप्न सर्ग यहाँ पर 10 नंबर का सर्ग है, याद रखिए। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अभी कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है छायावाद का उपनिषद कामायनी को। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन हैं। अभी यहाँ पर देवसेना के कथन कौन से हैं यह हम देखते हैं। यहाँ पर देवसेना के कथन है, देखो। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे जाते हैं। अगला कथन है जो वह देवसेना के कथन है अंधा युग के नहीं, यह चंद्रगुप्त के हैं, स्कंदगुप्त नाटक के। और नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के लिए, पहले धोखे की टट्टी। अगला है उपर्युक्त तो दोनों कथनों जयशंकर, यानी दो ही कथन है और यह दो कथन जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक से है
स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र। अभी स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र है स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, भट्टारक, बंधु वर्मा, महादंड नायक और पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। अभी स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र देखते हैं। पहला पात्र है अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, रामा और जयमाला। रामा यह स्त्री पात्र है, याद रखिए। और मालिनी भी है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है या अन्य नाटक भी है यहाँ पर। तो जयशंकर प्रसाद का सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाख, आजाद शत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह नाटक है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर जो है पहला है सूरदास का है, रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया है, और फिर नंददास का वर्णन करते हैं, और फिर कृष्णदास और अंततः परमानंद दास का वर्णन करते हैं। अभी यहाँ पर अष्टछाप के जो कवि है उनका ये देखते हैं। अष्टछाप के, एक मिनट। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और खुद के विठलनाथ के 4 शिष्य मिलाकर वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य मिलाकर अष्टचाप की स्थापना 1565 में की थी। हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवि। अभी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवि कौन से? तो सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है, परमदास है, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, वल्लभाचार्य यानी गोविंद स्वामी यहाँ तक क्या है। पर वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के यानी वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य और विठलनाथ के 252 शिष्य थे। कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण। अभी अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त चित्रण देखते हैं यहाँ पर। कुम्भनदास जो थे, एक मिनट, कुम्भनदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और कुम्भनदास का जन्म जो है 1468 से 1468 को जन्म हुआ और 1583 को इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म स्थान जो है वहाँ जमुना व्रत उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है। सूरदास का जन्म जो है वह 1478 से 78 में हुआ और मृत्यु 1583 में हुई और इसका जन्म स्थान से ही उत्तर प्रदेश में माना जाता है, सिहीग्राम। परमानंद दास के गुरु भी वल्लभाचार्य थे और इनका जन्म जो है 1493 में हुआ और वो कन्नौज उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। अभी कृष्णदास का जन्म गुरु जो है वल्लभाचार्य, यानी यहाँ पर विठलनाथ के 4 और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिलाकर अष्टचाप की स्थापना की थी। कृष्णदास का जन्म 1496 में हुआ और मृत्यु 1578 में। इनका भी जन्म चिलोतरा गुजरात में हुआ था। यहाँ पर आप विठलनाथ के 4 शिष्य देखते हैं। और गोविंद स्वामी के गुरु विठलनाथ थे और इनका जन्म 1505 और मृत्यु 1585 में हुआ था और इनका जन्म स्थान तो अंतरी राजस्थान में हुआ है। चित्त स्वामी के गुरु विठलनाथ, इनका जन्म 1515 में हुआ और मृत्यु 1585 में। यह मथुरा उत्तर प्रदेश के जन्मे थे। चतुर्भुज दास विठलनाथ गुरु थे चतुर्भुज दास के और इनका भी जन्म 1530 और मृत्यु 1585 में हुआ है और यह जमुनावती उत्तर प्रदेश के जन्मे थे। नंददास विठलनाथ के शिष्य थे तथा नंददास का गुरु विठलनाथ थे और इनका जन्म 1533 मृत्यु 1583 में हुई और यह रामपुर उत्तर प्रदेश के जन्मे थे और तथा निवासी थे। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी से है। यह ईदगाह कहानी में युक्त हुए हैं। अभी ईदगाह कहानी में क्या क्या उक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो है सांप्रदायिक वैषम्य नहीं है और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान है और मातृवात्सल्य है और राजनीतिक चेतना नहीं है। तो यहाँ पर बी और सी हमारा सही होगा।
प्रेमचंद की कहानी जो है ईदगाह वह 1933 में प्रकाशित हुई थी। कहानी में बाल मनोविज्ञान तथा मातृवात्सल्य जो है अमीना जब वो चिमटा लेकर आता है वह दिखाता है। ईदगाह कहानी का नायक हमीद है। अभी ईदगाह कहानी का नायक हमीद है और अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ अभी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ हैं नमक का दरोगा, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज की खिलाड़ी, अलगोजा पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, कफन, यह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगला प्रश्न है पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है। तो यह जो है वह मृत प्राय और वज्रजीत था, बिल्कुल गलत है। वह पर स्त्रीगामी था, बिल्कुल गलत है। वह जीवन से उदासीन था, बिल्कुल गलत है। वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, तो यह बिल्कुल सही है। ध्रुव स्वामी नाटक सा। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। यहाँ पर शेखर जो है शेखर की बहन का नाम सरस्वती है और सिलिया का नाम जो है वह सिलिया माता दीन की है और जयदेव तारा का भाई है और बामभट्ट निपुणी का। शेखर एक जीवनी यहाँ पर हमने मिला दिया है। अभी यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है। अभी डार्विन का मानना है कि ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माता है, सृजन करता है। अभी फिर उसका कारण क्या कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन जो है एक गलत सही है परंतु सही नहीं है। यानी यहाँ पर डार्विन का मानना जो है सृष्टि जो है ईश्वर की निर्मित है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तर्क जो है गलत है। अगला कथन है भोला राम का जीव कहानी के विषय है। अभी भोला राम के जीव के कहानी के विषय कौन से है? तो यहाँ पर है भ्रष्टाचार की पक्षधरता नहीं है, भ्रष्टाचार का अनावरण यह है, और उसके बाद है सदाचरण का विरोध यह भी नहीं है, और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति यह है। यानी यह हमारा यहाँ पर ए और डी विकल्प हमारा सही होगा। यानी ये कुट में ये दिया ये सही है। बी नहीं, बी और डी हमारा सही होगा। उपन्यास देखते हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। यहाँ जो है भोलाराम का एक मिनट हरिशंकर प्रसाई के उपन्यास यहाँ पर दिए हुए हैं। तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, और इनके निबंध हरिशंकर परसाई ये व्यंग्यात्मक रचनाकार है। इनके निबंध है पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घी से, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते। यह जो है एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अगला है प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर है देखो, शांति निकेतन से 1967 शिव प्रसाद सिंह का है। शिवालिक दूसरी परंपरा खोज 1967 नामवर सिंह का है। साहित्यकार का चिंतक 1997 राम मूर्ति त्रिपाठी का है, और आचार्य हजारी प्रसाद का है यह। योमेश दरवेश का 2010 में विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रामायण का समय यह एक लिखा है, बाकी का नहीं है। तो यहाँ पर बाकी के किनके हैं देखते हैं। रामायण का समय यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना है। भारतेंदु को प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भारतेंदु को निबंध का जनक माना जाता है, भारतेंदु को निबंधों का जनक भी माना जाता है। इनके प्रमुख निबंध अभी भारतेंदु के निबंध है कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण,
तदीय वर्चस्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह है। और जबकि रसात्मक बोध के विविध रूपक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, यानी रसात्मक बोध के विविध रूपक जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इनके अन्य संकलित निबंध श्रद्धा, यानी रामचंद्र शुक्ल के अन्य निबंध है श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, सादरीकरण, व्यक्ति और वैचित्र्यवाद, यह जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुआ है। तो राग दरबारी उपन्यास में क्या क्या व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर मुक्त शिक्षा, यह बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना बिल्कुल सही है। और अगला क्या है? तो यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं है। यहाँ पर कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण परिस्थिति, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ये और डी सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। यह जो है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का निबंध उपन्यास है और ये 1968 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के अन्य निबंध देखते हैं। सूरी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पाड़ा 1976, विश्रामपुर का संत 1998, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2011 का संयुक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया हुआ है। राम रावण के द्वंद्व को रूपांतरित करने के लिए निराला ने राम रावण के द्वंद्व को रूपांतरित करने के लिए निराला ने क्या किया है या कौन सी कृति रखी है? तो राम की शक्ति पूजा, यह एक लंबी कविता रची है और इसमें है संस्कृति, पद, मैत्री, नाद योजना, अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृत, यानी निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है कविता, वह एक महाकाव्य उपज्य बांग्ला कृत, यानी बांग्ला में कृतवास रचित रामायण के आधार पर है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य, यानी निराला की जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य काव्य ग्रंथ जो है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांदे काकली 1969। अगला प्रश्न है, फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा अति राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल, बैठकी साजती, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ जो है यह सूरदास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 1960 में तथा बीइंग एंड थिंकिंग 1943 सार्थ की पुस्तक, यानी ये सार्थ के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित, यानी आवारा मसीहा यहाँ जो है किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो यहाँ पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। यह आवारा मसीहा यह 1974 में लिखित है। यह जीवनी विधा की रचना है और यह जो है हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री के माने जाते हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार है, यानी विष्णु प्रभाकर जो है मानवतावादी उपन्यासकार लिखते थे। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है यहाँ पर ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो अर्धनारीश्वर, कल संकल्प, यह जो है यह विष्णु प्रभाकर के अन्य उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के त्रास्ती के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है? अभी अरस्तु ने जो त्रास्ती का सिद्धांत दिया है उसके अंग कौन से है यहाँ पर दिए हुए हैं? तो यहाँ पर जो है कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजन, गीत,
और दृश्य। अरस्तु ने महाकाव्य दुखांत प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। यानी अरस्तु ने अनुकरण का भेद किसको माना है? तो महाकाव्य दुखांत और प्रहसन इसको जो है अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। यानी काव्य के लिए छंदों को अनिवार्य कौन नहीं मानता? तो अरस्तु नहीं मानता है। महाकाव्य दुखांत प्रहसन आदि कलाओं के तीन भेद है। यानी महाकाव्य दुखांत और प्रहसन यह कलाओं के तीन भेद अरस्तु ने माने हैं। माध्यम, विषय और पद्धति। अरस्तु के ग्रंथ की संख्या 400 है। यानी अरस्तु ने 400 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें सर्वप्रथम तीन हैं: पेरीपोएटिक्स, तेखनेस, रितोरिकेस और वसीयतनामा। दास प्रथा की मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र यह वसीयतनामा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो यहाँ पर जो है देवगिरी को जीत पर आने पर चामुंडराय ने दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृग शिकार के लिए प्रेरित किया। चंद कृत पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है, जिसमें 69 समय सर्ग है। समय सर्ग यानी खंड है। यह टिंगल भाषा का में लिखा हुआ है, डिंगल। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि, यानी चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यानी पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंद है और छंद का प्रयोग किया है। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक संवाद में रचित माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है वह पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, और सबसे प्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक बुल्लर ने माना है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।